हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको प्रदूषण से संबंधित एक नए टॉपिक को लेके आया हूं जिसका नाम है विकिरण प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। जैसा कि आपको पता है, नित्य नए विज्ञान आविष्कार कर रहा है। तो एक कोटेशन भी आता है कि विज्ञान अगर वरदान है तो कहीं ना कहीं एक अभिशाप का काम भी करता है। अगर किसी चीज के सही परिणाम निकलते हैं तो किसी किसी को उसके बुरे परिणाम भी होता है। यानी अच्छाई के साथ बुराई साथ में होती है। बस ये ध्यान देने वाली बात है कि हम किस तरह से यूटिलाइज करें कि बुराई या हानि हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो उसी संदर्भ में जो आज का टॉपिक है वह है विकिरण प्रदूषण या रेडिएशन पॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेडिएशन पॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है, उसके विषय में समझते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा जो विकिरण होता है, क्रिया के द्वारा रेडियो एक्टिव पदार्थ की जब हम यूज करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जिसको हमें यूज होता है वो तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप कुछ विकिरण भी निकलती हैं, कुछ अन्य ऊर्जाएं भी निकलती हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण का कार्य करती है। जैसे आपका थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है। अब इसका उपयोग आज के समय में नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं या जो भी नई नई क्रिएटिविटी हो रही है वो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव के द्वारा ही हो रही है। और इन रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा हम अगर आसानी से कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं तो उसके विकिरण के द्वारा कई हानियां भी पहुंचती है। अब जैसे नाभिकीय ऊर्जा का जीवन में बहुत महत्व है, परंतु इस ऊर्जा की उत्पत्ति के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ भी बनते हैं जो नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्पष्ट है बिल्कुल कि मानव जीवन के लिए नाभिकीय ऊर्जा बहुत महत्व है, क्योंकि उसके द्वारा आजकल हम इजी वे में हर चीज प्राप्त कर लेते हैं, वात्या भट्टी द्वारा, निस्तापन द्वारा। परंतु इस ऊर्जा की उत्पत्ति के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ भी बनते हैं जो कि नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। यानी मानव अपनी तकनीकी क्षमता के विकास हेतु रेडियोधर्मी पदार्थों को उपयोग में लाकर ताप आणविक विस्फोटों के रूप में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करता है। इन विस्फोटों के कारण वायुमंडल में रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता बढ़ जाती है। एक ओर तो मानो विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके नई नई चीजों को बनाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रदूषण का कार्य करते हैं। सेम आप इस चीज को मानिए, जैसे अब सब्जी है, अब सब्जी को जब आप काटते हैं तो उसकी जो छिलके को निकालते हैं तो वो भी एक तरह से क्या, एक तरह से प्रदूषण का कारक है। अगर हमने ठीक प्रकार से उसका निष्पादन नहीं किया तो प्रदूषित होता है और प्रदूषण के द्वारा वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो सेम चीज यहां पे भी है कि जब हम रेडियो एक्टिव पदार्थों का यूज करते हैं तो उसके द्वारा जो विकिरण निकलती है वह जाके वायुमंडल में विलीन हो जाती है और इतनी तीव्रता से विलीन होती है कि उसका इफेक्ट सीधे मानव जाति और जीवधारियों को भुगतना पड़ता है, उसकी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब आइए समझते हैं कि किन किन प्रयोगों के आधार पर विकिरण होता है, या यूं आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के समय में किस तरह से मानव रेडियो एक्टिव तत्वों पर एक तरह से निर्भर सा हो गया है। देखिए, विकिरण ऊर्जा का प्रयोग, देखिए चिकित्सा क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है, कृषि क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, बिजली बनाने में प्रयोग हो रहा है, धातु कर्म बनाने में प्रयोग हो रहा है।
उसका कारण है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में अगर कोई चीज हम बनाते हैं तो अगर अलग ढंग से अगर उसको बनाने का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा महंगा बैठता है, खर्चीला है और ज्यादा समय लगता है। लेकिन रेडियो एक्टिव के प्रयोग से वो थोड़ा इजी ऑन हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका विकिरण जो है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको रेडिएशन दिया जाता है उस कैंसर से निकले जीवाणुओं को मारने के लिए। अब देखिए, कभी देखा होगा आपने, आपको पता होगा, जो कैंसर के मरीज होते हैं अगर उनको चिकित्सा दी जाती है तो देखिए उनके शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। एक और तो उसको कैंसर से निजात मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका साइड इफेक्ट उस मानव को अपने शरीर के अंगों के द्वारा या शरीर के स्वास्थ्य के द्वारा कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ता है। तो इससे अच्छा उदाहरण आपके समीप नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो भी लोग कैंसर से संबंधित हैं या कैंसर से इलाज कराते हैं तो जब उनका इस टेक्नोलॉजी के द्वारा रोकथाम किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट उसके शरीर पर पड़ता है। तो इस कारण जैसे चिकित्सा क्षेत्र में है, नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र में नए नए बीजों का उत्पादन, नए नए कृषि संयंत्रों का उत्पादन, बिजली बनाने में आजकल कोयले की जगह नए नए परमाणु विखंडन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। धातु कर्म यानी जो मेटल होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए अगर ऐसे नॉर्मल में शुद्ध करें तो बहुत काम लगेगा, बहुत समय लगेगा, बहुत ऊर्जा व्यय होगी, लेकिन विकिरण के द्वारा तुरंत हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं इससे मानव जाति को फायदा मिला है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हुआ है। अब आते हैं उसी के साथ परमाणु शस्त्रों में, प्रक्षेपास्त्रों में आदि में। अब परमाणु शस्त्रों का प्रयोग अपनी सुरक्षा के लिए हर देश करता है, लेकिन इस सुरक्षा के साथ साथ उसको कहीं ना कहीं इसका भुगतान भी करना पड़ता है। वो जानता है लेकिन अनभिज्ञ बनने का कारण वो अनभिज्ञ बना रहता है और इन शस्त्रों के, इन प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग के द्वारा जीव मंडल में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रदूषण व्याप्त हो जाता है। अब जैसा कि आपको पता है कि 20 mm रैम जो रेड एक्टिव जो विकिरण निकलता है उसका जो 20 mm रैम है उतना तो मनुष्य के लिए काफी हद तक ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा विकिरण निकलता है तो वह मनुष्य के लिए घातक है। जैसा मैंने इस ग्रेटर देन लगा दिया 20 mm, अगर 20 mm से कम है तो ठीक है, अगर 20 mm से ज्यादा है तो घातक है। जैसा कि आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने ध्यान ना दिया हो। एक्सरे कराने जाते हैं, किसी की हड्डी टूट जाती है, कोई गिर जाता है, तो जब हम उस व्यक्ति का एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे कराते समय इस बात को आपको ध्यान रखना होना चाहिए, आपको भी और सामने वाले को भी, कि जो एक्सरे हो रहा है, जो एक्सरे ले रहा है टेक्नीशियन, उसको उस बात तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि एक एक्सरे लेने में 5 से 6 mm की रेडिएशन लगती है। आप सोचिए कि इस कवच को भेद करके वह रेडिएशन अंदर की हड्डियों के बता देता है कि कौन सा हिस्सा कितनी मात्रा में टूटा हुआ है, तो कितनी विकिरण ऊर्जा निकल रही है, यानी वो सीधे हमारे शरीर को इफेक्ट पहुंचाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सरे एक बार में आ जाए। अगर आपका उसी एक्सरे को 1 से 2 बार 3 बार किया जाता है तो आपकी स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जो हमें उस समय तो नहीं पता लगता है, लेकिन आने वाले समय में उसका इफेक्ट बहुत तेजी से पड़ता है। तो देखा होगा आपने, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ लोगों को कीमो दिया जाता है। कीमो क्या है? कैंसर की जो बीमारी है, उस जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु है, उसको मारने के लिए उसका काम किया जाता है, कीमो किया जाता है। अब कीमो की जो तीव्रता होती है वो विकिरण के द्वारा दी जाती है। तो देखते होंगे जिनको कीमो दिया जाता है उनके बाल तक निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। समझिए कितना इफेक्ट है इस विकिरण का। इसलिए
अगर मानव ने कहीं उपलब्धि हासिल की है रेडियो एक्टिवता में, तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम भी मानव को ही भुगतने पड़े हैं। अब आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि एक एक्सरे 5 से 6 mm विकिरण उत्पन्न करता है, यानी एक्सरे कराते समय या जो टेक्नीशियन ले रहा है उसको सावधानी बरतनी चाहिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की जो इकाई होती है रोन्टजन होती है, लिख लीजिए इसको, रोन्टजन। यानी इसके द्वारा रेडियो एक्टिव जो विकिरण है, जो प्रदूषण होता है, उसकी माप की जाती है कि इस एरिया में, इस सर्कल में कितना प्रदूषण है और किस प्रकार का रेडियोधर्मी प्रदूषण है। आइए आगे चलते हैं, विकिरण प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है प्रगतिजनित। प्रगतिजनित क्या है? जो प्रकृति के द्वारा फैलता है। तो देखिए, प्रकृति के द्वारा जो फैलता है उस पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, या थोड़ा बहुत अंकुश लगा सकते हैं अपनी दिनचर्या को बदलकर। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली चीज है कि जो प्रकृति के द्वारा कोई चीज होती है तो उसका असर उतना नहीं पड़ता जितना कि मानव जनित पड़ता है। अब जैसा कि पता आपको कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत से रेडियो एक्टिव पदार्थ जमा है नीचे पहाड़ों पे और अलग अलग जगह। तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उससे क्रिया होने लगती है, वो संलयन क्रिया शुरू हो जाती है और किरणों के कारण प्रगतिजन रेडियोधर्मी का प्रदूषण शुरू हो जाता है। यानी सोचिए कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश पड़ने से उस क्रिया के द्वारा प्रदूषण शुरू हो जाता है। तो सोचिए, वास्तव में जब मानव इसको करता होगा तो कितना ज्यादा प्रदूषण होता होगा, कितना हानिकारक प्रदूषण होता होगा। अब जैसे कि तीव्रता होने के कारण जीवधारियों पर हानि कम होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भूगर्भ में दबा हुआ है, अब उसमें मिट्टी पड़ी हुई है, कई सतह पड़ते हैं, तो सूर्य की प्रकाश वहां तक पहुंचता तो है, परंतु जिस वेग में पहुंचना चाहिए उस वेग या उस तीव्रता पर वो नहीं पहुंच पाता है, इसलिए जीवधारियों पर इसका असर कम पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं मानव जनित। तो इस प्रकार का रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव से होता है। अब जैसा कि आपको बता दें कि जितने भी धातु कर्म हैं बनाए जाते हैं तो उसके लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक निश्चित तापमान पर कोई चीज पिघलती है। जैसे लोहा है, तो लोहा एक निश्चित तापमान पर तरल पदार्थ में आता है। अब उस तरल पदार्थ को बदलने के लिए कोयला चाहिए जो कि कम मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं हम रेडियो एक्टिव तत्वों का सहारा लेते हैं। तो जो भट्टी बनाई जाती है, समझिए आप, वो कई परतों की, 15 से 20 परतों की होती है, और जब एक निश्चित मात्रा में धातु कर्म किया जाता है तो कई परतें नाभिकीय रिएक्टर में खत्म हो जाती है। अब समझिए कि कितनी तेज से विकिरण होता है, उसका कितना ज्यादा प्रभाव है। तो जब रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु रिएक्टर से होने वाले रिसाव से होता है, अब उस कारण जो थोड़ा बहुत रिसाव बाहर निकल जाता है उससे कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है और वो सीधा इफेक्ट मानव जाति या मनुष्य पर डालती है, यानी सभी जीवधारियों पर उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस बात पे सावधानी रखने की आवश्यकता है कि अगर कोई कार्य हम नाभिकीय रिएक्टर या रेडियोधर्मी का प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम विशेष तौर पर सावधानी नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका दंड हमें मिलता है। आते हैं नेक्स्ट में, प्रयोग में लाए जाने वाले जो कार्बन है, जैसे कार्बन 14, कोबाल्ट 16, स्ट्रासियम 19, कैसियस 137 तथा ट्रिटियम आदि जो भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जब इनका हम उपयोग करते हैं तो इनसे कहीं ना कहीं रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। तो इससे स्पष्ट है कि मानव जाति जो अपने सुख सुविधाओं के लिए इन विकिरणों के माध्यम से या रेडिएशन के माध्यम से जो कुछ भी हासिल करता है उसका कहीं ना कहीं एक प्रदूषण जरूर होता है, जो कि वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और वहां के ठंडे संघनन द्वारा बूंद के रूप में बाद में ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पहले तो बूंद में परिवर्तित होता है, बाद में ठोस में परिवर्तित हो जाता है और वो धीरे धीरे रिसाव चला करता है। तो इससे स्पष्ट है कि विसरण और वायु के झोंके के द्वारा जो विसरण होता है
उसका सीधा प्रभाव मृदा पर पड़ता है, मृदा के साथ साथ वायुमंडल में आता है, वायुमंडल की हवा में विद्यमान हो जाता है, और उस वायुमंडल को जब मानव जाति या जीवधारी ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं तो कहीं ना कहीं वह प्रदूषित होकर हमारे अंगों तक या हमारे समीप आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं यह देखा गया है कि ये जो विकिरण है, रेडिएशन विकिरण है, वह मानव को सीधा और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो हमें इन रेडियो एक्टिव तत्वों से कार्य तो लेना है, लेकिन बड़ी ही सावधानी के साथ अपने कार्यों को संपादित भी करना है। तो आज के टॉपिक से आपको यह चीज तो क्लियर हो गया होगा कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं और कितनी मात्रा में यह जीवधारियों को इफेक्ट डालता है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको अगली क्लास में आपसे इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करूंगा और इसके क्या उपाय होने चाहिए उस विषय में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो अगली क्लास आप मिस मत करिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं और आपको विकिरण प्रदूषण से होने वाले प्रभाव तथा उपायों के बारे में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।